हाय स्टूडेंट्स, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रीसा एजुकेशन में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अपना सेकंड लेक्चर, जो कि है हमारा जो हम पेपर 1 हमने स्टार्ट किया है एमएससी का, जो कि हमारा फर्स्ट पेपर है, दैट इज़ द फाउंडेशन कोर्स इन मॉडर्न अलजेब्रा। तो हमारा ये सेकंड लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हम आज क्या देखेंगे, बेसिकली पहले मैं आपको परम्यूटेशन ग्रुप के बारे में बताऊँगा कि परम्यूटेशन ग्रुप क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है, आपको एक जस्ट रिकॉल हो जाएगा। फिर मैं आपको यहाँ पे कैसे इन्वर्स निकालते हैं उसके क्वेश्चंस बताऊंगा, कैसे प्रोडक्ट करते हैं, ये होता क्या है बेसिकली। क्योंकि आप बहुत जगह अगर इंटरव्यूज़ में भी जाओगे, अगर आप आगे एमएससी के लिए, तो बहुत जगह इंटरव्यूज़ में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि परम्यूटेशन ग्रुप क्या होता है, क्योंकि बच्चे जनरली इसमें गलती कर देते हैं परम्यूटेशन ग्रुप के डेफिनेशन में। फिर इवन आउट परम्यूटेशन देखेंगे, थोड़ा ट्रांसपोजिशन, ये सब मैं थोड़ा आपको जस्ट एक रिकॉल करवा दूंगा क्या होता है। इसके रिलेटेड हम थोड़ा बहुत थ्योरम्स पढ़ लेंगे। फिर आपको साइक्लिक परम्यूटेशन वगैरह के बारे में बता दूंगा। मेन हम फिर देखेंगे कोसेट्स क्या होता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझ में आने वाला आज वो है कि वाई वी नीड नॉर्मल सब ग्रुप। क्योंकि आपको जो फर्स्ट जो आपका टॉपिक है एमएससी का आपके सिलेबस में वो है नॉर्मल एंड सब नॉर्मल सीरीज। सो यू शुड नो अबाउट नॉर्मल सब ग्रुप। मतलब आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल सब ग्रुप को, मतलब नॉर्मल सब ग्रुप हम लोग पढ़ते ही क्यों है, मतलब वो एग्जिस्टेंस में आया ही क्यों नॉर्मल सब ग्रुप। तो ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले परम्यूटेशन ग्रुप से। तो पहले लोग समझते हैं कि परम्यूटेशन ग्रुप होता क्या है, मतलब कि ये है क्या चीज़, ठीक है। तो मैं आपको जस्ट थोड़ा सा एक रिकॉल कर, मतलब एक तरीके से आपको बताता हूँ। देखो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। जैसे आप एक चीज़ सोचो कि जैसे मैं एक सेट लेता हूँ, लेट्स 1 2 3, ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी क्लास 11th में 1 2 3। तो देखो ये एक सेट हुआ, ये एक सेट है 1 2 3, ये भी सेट S है 1 2 3। अब सोचो मैं आपको अगर बोलूँ कि यहाँ पे आपको क्या करना है, मेरा कंडीशन क्या है कि ये जो फंक्शन, आपको एक फंक्शन डिफाइन करना है जो कि 1 1 भी होना चाहिए। 1 1 का मतलब क्या कि ये अगर इस पे गया तो ये वाला इस पे नहीं जा सकता रिटर्न। क्योंकि फंक्शन का तो हमें पता, फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन था, 2 कंडीशन, कि ये जो हमारा डोमेन है हर एक कुछ ना कुछ वैल्यू देना चाहिए, पहला चीज, और दूसरा कि एक यूनिक वैल्यू देना चाहिए। तो यहाँ से 2 लाइन पास नहीं हो सकता है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए फंक्शन के लिए। 1 1 के लिए क्या कंडीशन था कि कोई भी 2 एलिमेंट एक पे नहीं जा सकता है, ठीक है। तो मैंने वो कंडीशन क्या दी कि फंक्शन 1 1 होना चाहिए, साथ में ऑन टू भी होना चाहिए। मतलब कि ये कैसे ले लिए, ये कैसे ले लिए, तो एक पॉसिबिलिटी हो गया, ये एक फंक्शन बना। अब बोलोगे नहीं भैया मुझे ऐसे लेने का मन नहीं है, मैं अलग तरीके से लूँगा, मान लो मुझे ऐसा लेना है, तो देखो ये एक फंक्शन हो गया। फिर और हम कैसे फंक्शंस ले सकते हैं, लेट्स से अगर मैं लेना चाहूँ तो ये भी ले सकते हैं, मैं ऐसे ले लूँगा, यहाँ 3 से 3 ये सेट, ये भी एक फंक्शन बनेगा। और क्या कर सकते हैं, सारा वेरिएशंस देखते हैं और क्या फंक्शंस बन सकता है। 1 2 3 1 2 3। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 1 को फिक्स रखा, यहाँ पे हमने 3 को फिक्स रखा, अब 2 को फिक्स रखते हैं, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस बार किसी को फिक्स नहीं रखेंगे, सबको चेंज करेंगे। यानी कि 1 2 3 1 2 3, यानी कि इसको यहाँ पे, इसको लेट से यहाँ पे, इसको यहाँ पे, देखो कोई भी फिक्स नहीं है, सब अलग अलग हो गया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, 1 2 3 1 2 3, तो इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, देखो अभी सब अलग अलग हो गए। ये भी चेंज है क्योंकि यहाँ 1 3 पे है, यहाँ 1 2 पे है, तो ये भी डिस्टिंक्ट हो गया। देखो हमारा टोटल कितना बना, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये हमारे 6 तो मैंने फंक्शंस बनाए। मान लो मैं इसको मान लेता हूँ, लेट्स से F1 एक फंक्शन नाम दे दिया मैंने, एक F2 ये एक फंक्शन सी तो है, ये जस्ट मैंने इसका नाम दे दिया F3, ये जो फंक्शन यहाँ से यहाँ डिफाइंड हो रहा है, ये जो फंक्शन डिफाइंड हो रहा है इसका नाम मैंने F4 दे दिया। यहाँ से जो फंक्शन डिफाइंड हो रहा है इसका नाम मैंने F5 दे दिया, इसका नाम मैंने F6 दे दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सारे हमारे फंक्शंस हैं। ये F1 क्या कर रहा है, 1 को 1 पे पहुंचा रहा है, 2 को 3 पे और 3 को 2 पे। F2 क्या कर रहा है, 1 को 1 पे, 2 को 2 पे, 3 को 3 पे, इस तरह से। तो अब अगर ध्यान से आप सोचो कि मतलब जो बोलते हैं ना कि अगर इस चीज को एक नॉर्मल इंसान देखेगा तो वो क्या करेगा, कि वो क्या बोलेगा कि इट्स जस्ट अ फंक्शन, दैट्स इट, काम खत्म हो गई, कि ये एक फंक्शन है बस खत्म। लेकिन मैथमेटिशियंस जो होते हैं ना, वो हर चीज को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। मतलब और थोड़ा आगे बढ़ा के सोचते हैं कि और इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको कलेक्ट किया पहले, ठीक है। F1 को कलेक्ट किया, F2 को, जितनी भी इसकी पॉसिबिलिटी थे, F3 F4 F5 और F6, ये 6 एलिमेंट्स उन्होंने कलेक्ट किया। और इस 6 को कलेक्ट करके, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सेट जो होता है वो बहुत ही गरीब होता है, गरीब इन द सेंस कि उसके पास कुछ नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, इसमें एक बाइनरी ऑपरेशन दिया, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन कौन सा, मतलब कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस, मतलब फंक्शंस आपस में कॉम्पोजिशन, फंक्शन का कॉम्पोजिशन होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था, मतलब एग्जांपल देके, जैसे मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल देके, जैसे कि लेट से मैं लेता हूँ fx एक फंक्शन लेते हैं, लेट से
8x और मैं ले लेता है gx को ले लेता हूँ लेट से x स्क्वायर। तो मैं आपको बोले यहाँ पे g(of)(x) निकालूँ तो आप क्या लिखोगे g(of)(fx)। fx क्या है 8x और यहाँ पे क्या आ रहा है देखो gx होगा तो x स्क्वायर होगा, तो 8x होगा तो 8x का स्क्वायर, यानी कि इसको आप सॉल्व करोगे तो 8 का स्क्वायर 64। इसी को हम लोग बोलते थे कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। तो ये कॉम्पोजिशन हम डिफाइन करेंगे इसके बीच में, आपको बताऊंगा कि ये कैसे ऑपरेट होगा। तो अभी मतलब उन्होंने क्या किया, देखो मैं आपको समझाता हूँ कि वो कैसे होगा। अगर दो एलिमेंट इसका अगर हम आपस में ऑपरेट कराना, जैसे कि अगर हम जब बात करते थे एडिशन में, तो हम क्या करते थे, कोई भी दो एलिमेंट लेते थे ए और बी और दोनों को ऐड कर देते थे, यानी कि नेचुरल नंबर से अगर 1 ले 2 ले दोनों को ऐड करेंगे तो 3 एक एलिमेंट आ गया। पर अब बात आता है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दो एलिमेंट लेके ऐड तो कर नहीं सकते हैं, ऐड का तो कोई सेंस, लेट से 2 ये वाला f1 और f2। तो इसको ऐसे लिखने का मतलब क्या, f1 f2 ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। तो देखो f1 हमारा कितना है, f1 हमारी है, तो उन्होंने तरीका क्या निकाला इसको लिखने का, थोड़ा सा अच्छा तरीका ऐसे लिख दिया उन्होंने 1 2 3। अब ये 1 कहाँ जा रहा है 1 पे, 2 कहाँ जा रहा है 3 पे और 3 कहाँ जा रहा है 2 पे, ये हो गया f1। f2 क्या है 1 1 पे 2 2 पे 3 3 पे, तो उन्होंने ऐसे लिखा 1 2 3 यानी 1 1 पे 2 2 पे 3 3 पे ऐसे। अब आप देखो कि यहाँ पे इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है मैं आपको बताता हूँ। ये जो एच के पाठक है इसमें अलग तरीके से यूज़ किए गए, बट मैं आपको जनरल जो होता है जो सही मेथड है मैं आपको वो बता रहा हूँ। करना क्या रहता है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। पहले हम देखेंगे 1 कहाँ जा रहा है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं पीछे वाले से। यहाँ हम क्या करेंगे 1 कहाँ जा रहा है 1 पे, और फिर इस साइड देखेंगे यहाँ पे 1 कहाँ जा रहा है 1 पे, तो यानी 1 जो होगा 1 पे जाएगा। फिर हम देखेंगे 2 को, 2 यहाँ कहाँ जा रहा है 2 पे, और यहाँ 2 कहाँ जा रहा है 3 पे, तो 2 कहाँ जाएगा 3 पे। शायद आपको थोड़ा सा आइडिया मिल रहा होगा। देखो 3 कहाँ जा रहा है 3 पे, जो यहाँ जा रहा है फिर हम उसी को देखेंगे यहाँ पे 3 कहाँ जा रहा है 2 पे, तो ये 3 2 पे गया। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये फिर अगेन यही आ गया सेम, तो इसलिए ये सेम आ गया क्योंकि अगर आप इसको देखो तो ये जो होता है ये एज अ आइडेंटिटी फंक्शन बिहेव करता है। जैसे कि हमारा 5 से अगर 1 मल्टीप्लाई हो तो 5 ही रिटर्न में आता है, ये कुछ उस तरह से बिहेव करता है, इसलिए सेम एज इट इज आ गया। तो इसका मतलब है कि ये जो एलिमेंट है ये आइडेंटिटी की तरह बिहेव करे, इससे मल्टीप्लाई को सेम यही दे देगा। तो यहाँ पे ये अगर आप ध्यान से सोचो कि अगर ये हमें कॉम्पोजिशन डिफाइन करें तो ये थोड़ा थोड़ा ग्रुप बनने की तरफ जा रहा है। क्यों, क्योंकि एग्जिस्टेंस हमें ग्रुप में क्या चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। देखो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो ऐसा कुछ हो रहा है। मैं आपको एक और छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ ताकि आपको ये चीज और थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा फटाक से। जैसे मान लो कि लेट से हम लोग F5 और F6 कराते हैं, ठीक है F5 एंड F6। तो F5 हमारा कितना है 1 2 3, यानी 1 कहाँ जा रहा है 3 पे, 2 कहाँ जा रहा है 1 पे और 3 कहाँ जा रहा है 2 पे। फिर हम नेक्स्ट कराते हैं, नेक्स्ट यानी कि F6 क्या है 1 2 3, यानी कि 1 जा रहा है 2 पे, 2 जा रहा है 3 पे और 3 जा रहा है 1 पे। अब देखो उसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे आप ही सोचो। 1 लिखेंगे तो 1 कहाँ जा रहा है 2 पे और 2 कहाँ जा रहा है 1 पे, यानी कि 1 1 पे हो गया। फिर 2 लिखेंगे, अब 2 क्योंकि हम स्टार्टिंग से ऐसे ही देख रहे हैं 1 2 3 का ही देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखेंगे फिर 2 कहाँ जा रहा है 3 पे, और यहाँ से फिर आप देखो 3 कहाँ जा रहा है 2 पे, तो 2 2 पे चला गया। फिर उस तरह से 3 कहाँ जा रहा है 1 पे और 1 कहाँ जा रहा है 3 पे, तो ये 3 3 पे चला गया। तो अब अगर आप ध्यान से देखो कि 1 2 3 तो ये आइडेंटिटी आ गई, और आपको पता है कि अगर दो एलिमेंट ए और बी को अगर मान लो कि मल्टीप्लाई करे और 1 दे दे, आइडेंटिटी दे दे, तो हम लोग बोलते थे कि बी जो है वो इनवर्स है ए का। इसका मतलब बोल सकते हैं कि F6 है जो वो F5 का इनवर्स है। मतलब समझ रहे हो यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का भी कॉन्सेप्ट आ जा रहा है, इसीलिए ग्रुप बनने की तरफ जा रहा है। कॉम्पोजिशन हम ऐसा डिफाइन करेंगे, और अगर आप ध्यान से देखो कि आप सबको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके देखो तो इसी में से कोई एलिमेंट आने वाले, कोई नया नहीं आएगा। तो इसका मतलब इसका जो कलेक्शंस होता है, मतलब कि ये था, अगर इसको हम साथ में क्या करें कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन भी दे दें तो ये अब सिंपल ग्रुप नहीं रहा, मतलब सिंपल सेट नहीं रहा, अब ये बन गया। और ये कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर भी सिंपल नहीं है, सिर्फ ये ऐसा नहीं कि एक सेट के साथ हमने बाइनरी ऑपरेशन दे दी। इट्स नॉट अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ओनली, it's a group. Why? Because it satisfy all the conditions of the group. What is the condition? That the first condition is the group must be, the set or the algebraic structure must be closed under the composition. Yeah, it's closed. You can check it is associative. आपको ये भी पता हो कि functions even जब हम लेते हैं functions का composition जो होता है वो एसोसिएटिव होता है, तो एसोसिएटिव भी है। साथ ही में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हमने देखा, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है और इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो और ऐसे भी आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया, पर फिर भी मैंने आपको एक आइडिया दिया। अगर आप न्यूज़ टाइम पे अगर अच्छे से नहीं भी पढ़ा होगा फिर भी आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा आई थिंक। अगर आपको इसमें भी दिक्कत हो रहा हो तो आप मुझे बताना, मैं उसे रिजॉल्व करूँगा।
तो देखो यहाँ पे फिर इस सेट को हम स्पेशल नाम देते हैं क्योंकि ये जो सेट था हमारा ये 3 एलिमेंट पे बेस्ड था, इसीलिए हम लोग उसको S लिख करके नीचे ऐसे सफिक्स में लिख देते हैं S3, तो इसको हम लोग बोलते हैं इस तरह के सेट को S3। तो अब हम यहाँ पे जनरल डेफिनेशन देखते हैं परम्यूटेशन ग्रुप का। तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया परम्यूटेशन ग्रुप के बारे में, जैसे मैंने आपको एग्जांपल देकर बताया कि 3 एलिमेंट का सेट 1 2 3 का, कैसे मैंने आपको बताया कि 1 2 3 और 1 2 3 तो अगर सेट है तो उससे कैसे हम लोग परम्यूटेशन ग्रुप यानी 1 1 1 2 फंक्शंस डिफाइन करेंगे। तो वैसे ही हम यहाँ पे देखते हैं उसका डेफिनेशन क्या होता है, परम्यूटेशन ग्रुप का और सिमेट्रिक ग्रुप का डेफिनेशन क्या होता है। तो क्या डेफिनेशन है कि कोई ऐसा अगर कोई भी एक फाइनाइट सेट हो, जैसे कि हमने 1 2 3 एलिमेंट का एक सेट लिया था कंसिस्टिंग ऑफ n एलिमेंट्स, जैसे हमारे केस में 3 एलिमेंट्स थे, यहाँ पे n एलिमेंट्स अगर हो, ये हम जनरलाइज कर रहे हैं, देन क्या बोलेंगे, देन द सेट ऑफ ऑल 1 1 onto बाइजेक्शन मैपिंग फ्रॉम S to S। अभी हमने देखा था जैसे 1 2 3 वाले एग्जांपल में कि हमने यहाँ पे 1 2 3 लिया था और यहाँ पे 1 2 3 लिया था, और यहाँ हमने देखा था कि 1 से 1 2 से 2 3 से 3 ये एक फंक्शन बना, ऐसे टोटल हमारे 6 फंक्शंस बन रहे थे टोटल। तो सारे 6 फंक्शंस के कलेक्शन को क्या बोलेंगे, वो 6 फंक्शंस के जो कलेक्शन होंगे, वो जो सेट बनेगा उसमें अगर हम लोग एक, क्योंकि हमें पता है कि अगर वो सेट के साथ अगर हम एक कॉम्पोजिशन देंगे, बाइनरी ऑपरेशन देंगे, तभी जाकर के वो ग्रुप बन सकता है, उसके लिए भी उसे 4 कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये चीज देखा गया करके कि वो ऑलरेडी उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। मतलब उस 6 एलिमेंट्स को अगर हम आपस में फंक्शन के कॉम्पोजिशन अगर लगाएंगे उसके बीच में आपको बताऊंगा कि वो क्या होता है, तो वो क्लोज भी होगा, एसोसिएटिव होगा, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि 1 आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, जो 1 से 1 पे जाए, 2 से 2 पे, 3 से 3 पे, ऐसा फंक्शन। और इनवर्स क्या होगा, तो इनवर्स भी मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा कैसे निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वो ग्रुप फॉर्म करता है, मतलब वो सारे बाइजेक्शन फंक्शंस, वो सारे बाइजेक्टिव फंक्शंस का कलेक्शन जो होता है वो ग्रुप फॉर्म करता है। बाइनरी ऑपरेशन हम क्या लेंगे, बाइनरी ऑपरेशन लेंगे सिंपल कॉम्पोजिशन ऑफ मैपिंग। ये मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि अगर fx इज इक्वल्स टू लेट से x होता है और लेट से gx इज इक्वल्स टू होता है लेट से साइन, सॉरी ये कुछ अलग लेती है, एक्स स्क्वायर लेती है, आपको समझ में आएगा अच्छे से, ये साइन x है। तो आपको पता हो जैसे हम g(o(f(x) निकालते थे, ये देखो ये कॉम्पोजिशन हो गया, दो फंक्शंस आपस में कॉम्पोजिशन कैसे हो रहे हैं, जैसे कि हम एक एलिमेंट a लेते थे अगर ग्रुप से, दूसरा एलिमेंट b, तो आपस में हम लोग जैसे एडिशन अगर डिफाइन करते थे तो a प्लस b करते थे, वैसे 2 फंक्शंस के बीच में कॉम्पोजिशन होगा। तो कैसे कॉम्पोजिशन होगा, इसको g लिखेंगे और fx कितना है हमारा x स्क्वायर, तो ऐसे लिखेंगे अब g ऑफ x स्क्वायर। अगर g ऑफ x होता तो sin x होता, लेकिन x स्क्वायर है तो x की जगह पे sin x स्क्वायर आ जाएगा। तो कुछ इस तरह का होता था कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो इसी को हम लोग परम्यूटेशन में देखेंगे और अच्छे से समझेंगे कि ये क्या है, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं इस डेफिनेशन को। तो ये क्या है हमारा, ये है कि ये बनाता है ग्रुप, ये सेट होगा, मतलब कि बाइजेक्शन जितने भी बाइजेक्टिव मैपिंग्स होंगे उसका कलेक्शन, साथ में हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस का मैपिंग, मतलब वो एज अ बाइनरी ऑपरेशन ट्रीट होगा कॉम्पोजिशन, दोनों का कलेक्शन को, मतलब दोनों को साथ में मिला के हम लोग बोलेंगे कि वो ग्रुप है, ठीक है। अब देखो, तो ये जो होता है, ये दिस ग्रुप इज कॉल्ड द परम्यूटेशन ग्रुप भी इसको बोलते हैं, या फिर हम लोग इसको सिमेट्रिक ग्रुप भी बोलते हैं, किसमें ऑन n सिंबल्स है, ठीक है। n सिंबल्स को बोलते हैं परम्यूटेशन और सिमेट्रिक ग्रुप ऑन n सिंबल्स, या फिर इसको हम लोग और ऑफ डिग्री n भी बोलते हैं कि डिग्री n का एक सिमेट्रिक ग्रुप है, परम्यूटेशन ग्रुप है। एंड इट इज डिनोटेड बाय SN से डिनोट किया जाता है, और इसका ऑर्डर जो होता है वो होता है n फैक्टोरियल, ठीक है। ये हम देखेंगे क्यों होता है, क्या होता है, तो ये इसका n फैक्टोरियल होता है डिग्री। और अगर आप देखो इसको परम्यूटेशन ग्रुप, इसका नाम पढ़ने के पीछे भी रीजन ये है क्योंकि आप लोग जब n निकालोगे तो ये भी देखो n फैक्टोरियल आएगा। इसका मतलब कि हमें n ऑब्जेक्ट्स में से n एट अ टाइम चूज करना है, तो ये n फैक्टोरियल इसका, इसलिए इसे हम परम्यूटेशन ग्रुप भी बोलते हैं। तो अब अगर जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि अगर कोई भी S4, अब ये S4 क्या हुआ, S4 जो है ये परम्यूटेशन ग्रुप है 4 सिंबल्स में, मतलब कि ये जो S4 है ये कलेक्शन है वो सारे 1 1 onto फंक्शंस का, जो कि 4 एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट में होगा, यानी 1 2 3 4 से 1 2 3 4 में हमारा 1 1 onto फंक्शंस होगा, जैसे कि एक 1 से 1, 2 से 1, सॉरी 1 1 onto लेना है तो हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, 2 से 3 लेट से, 3 से 2, 4 से 4। तो इस तरह का जो ये फंक्शन होगा ये इसमें बिलोंग कर सकता है। पर मैंने क्या लिया है, देखो मैंने यहाँ पे लिया है, तो ये S4 में इसी तरह के एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे, बट मैंने यहाँ पे क्या लिया है, देखो मैं आपको समझाता हूँ, 1 2 3 4 कि 1 जाएगा 2 पे, 2 जाएगा 4 पे, 3 जाएगा 1 पे और 4 जाएगा 3 पे, यानी ये यहाँ पे। तो आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो रहा होगा अच्छे से। ये एक फंक्शन बन रहा है, तो इसे लिखने का तरीका क्या है, इसे हम ऐसे लिखते हैं, अगर कोई भी इसका एलिमेंट हम लेंगे S4 यानी परम्यूटेशन ग्रुप ऑन 4 सिंबल्स,
तो उसका एलिमेंट दिखेगा किस तरह से, इस तरीके से। इसका मतलब क्या हुआ कि F1 जो है वो 2 पे जा रहा है, मैंने लिख दिया F1 जो है वो 2 पे जा रहा है, F2 जो है वो 4 पे जा रहा है, F3 जो है वो 1 पे जा रहा है और F4 जो है वो 3 पे जा रहा है। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका है। अब हमें मजा आएगा जब हम दो, लाइक मैंने ये एक F लिखा और अब हम एक लेट से दूसरा G ले लेते हैं, कोई दूसरा लेट से 1 2 3 4 और यहाँ ले लेते हैं 5, सॉरी 5 तो नहीं ले सकते, 5 तो है ही नहीं, तो यहाँ लेते हैं लेट से 2 3 4 1। अब मैं आपको बोलूँ कि अब दोनों को आप लेट से प्रोडक्ट करो या फिर दोनों को बीच में कॉम्पोजिशन FOG आप निकालो, ये निकालो या FG निकालो, तो ये क्या होगा FG। तो ये सब चीज़ अभी हम सीखेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको आगे क्वेश्चन बताता हूँ तब हम ये सीखेंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये सब चीज़ आपने ऑलरेडी पढ़ा है अपने BSc में, बट मैं आपको जस्ट थोड़ा सा रिकॉल करा के फिर आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलो अब हमने ये तो पढ़ लिया कि ये जो हमारा होता है यानी कि परम्यूटेशन का जो कलेक्शंस होता है, ठीक है, वो मतलब कि 1 ऑन टू फंक्शंस जो होते हैं फ्रॉम n एलिमेंट्स टू n एलिमेंट्स, ये हमारा ग्रुप बनाएगा। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया। अब ग्रुप बनाएगा इसका मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये भी सही है, और इन्वर्स एलिमेंट जो एग्जिस्ट करेगा वो उसके अंदर ही एग्जिस्ट करेगा। तो अब मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर मैं आपको बोलूँ फाइंड द इन्वर्स ऑफ द परम्यूटेशन दिस। ठीक है, मैं अभी मैं जो भी आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ बोर्ड पे वो आप नोट डाउन कर सकते हो नोट्स पे आपको, लेकिन नोट्स मिलेगा ही तो आप उससे भी देख के लिख सकते हो। ठीक है, तो आपके पास दोनों ऑप्शंस है। तो देखो ये हमारा क्या, फाइंड द इन्वर्स ऑफ द परम्यूटेशन, इसका हमें क्या निकालना है, इन्वर्स। तो इसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे, ठीक है, देखते हैं, मजा आएगा। तो पहले मैंने आपको क्या बताया कि इसका जो इन्वर्स, पहले ये बिलोंग कहाँ कर रहा है, इसको हम लोग नाम देते हैं, कुछ अपनी तरफ से नामांकन करते हैं। इसका नामांकन हमने किया F लेट से। ठीक है, ये बिलोंग कहाँ करेगा S, क्योंकि देखो 5 एलिमेंट्स है तो ये S5 में बिलोंग करेगा। ये चीज क्लियर हो रहा है अच्छे से। और अब हमें पता है क्योंकि F जो है ये फंक्शन S5 में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब, और क्योंकि हमें पता है कि इट्स अ परम्यूटेशन ग्रुप, तो ये 5 सिंबल पे परम्यूटेशन ग्रुप है। इसका मतलब है कि इसके जो मतलब 5 एलिमेंट्स पे जो परम्यूटेशन ग्रुप है तो इसका जो इनवर्स होगा, मतलब इस F का जो इनवर्स होगा वो भी इसी के अंदर होगा, बाहर तो होगा नहीं, तो इसके अंदर होगा तो इसी के जैसा दिखेगा। लेट कर लेते हैं कि इसका जो लेट द इनवर्स ऑफ F इज, लेट कर लेते हैं G, क्योंकि दिख कैसा रहा है तो ऐसा ही दिख रहा है 1 2 3 4 5, और यहाँ मान लेते हैं x1 x2 x3 x4 x5। हमें पता नहीं है कि क्या होगा नीचे, ये वाला तो पता नहीं है, लेकिन हमें बस इतना पता है कि दिखेगा कुछ 1 2 3 4, मतलब कुछ इसी तरह का फंक्शन की तरह ही दिखेगा, मतलब S5 में ही बिलोंग करेगा। तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, आई थिंक ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब हमें पता है कि जो इसका इन्वर्स, हमें इन्वर्स, जैसे मैं आपको बोलूँ कि 5 का इन्वर्स निकालो, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है अगर रियल नंबर, मान लो कि लेट से नॉन जीरो रियल नंबर लेते हैं, इसको r - 0 ऐसे लिखते हैं। चलो, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे अगर 5 का इन्वर्स आपको निकालना, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है ऐसे, तो आप क्या करोगे, सिंपल 1/5 बोलोगे, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 1। तो इसका मतलब कि जब हमें इन्वर्स निकालना होता है तो वो इन्वर्स कुछ ऐसा एलिमेंट होता है जो कि आपस में कॉम्पोजिशन होके या प्रोडक्ट होके या मतलब आपस में बाइनरी ऑपरेशन जब लगेगा, दोनों ऑपरेट होगा तो क्या देगा बदले में, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसका मतलब कि F और G का कॉम्पोजिशन होगा तो बदले में आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट, अब ये आइडेंटिटी एलिमेंट दिखेगा किस तरह से, तो यह लिखते हैं, पहले F लिखेंगे। F क्या होगा 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे क्या आएगा 3 2 1 5 4, और ये क्या होगा G जो होगा वो होगा 1 2 3 4 5, और ये क्या होगा x1 x2 x3 x4 x5, और ये बदले में क्या देगा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि सब सेम पे जाएगा, यानी कि 1 1 पे जाएगा, 2 2 पे, 3 3 पे, 4 4 पे, 5 5। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था वैसे हम इसे ऑपरेट करते हैं। देखो h की पार्ट अगर आप देखोगे तो वहां पे इस तरह से अप्रोच किया गया 1 3 पे ये, तो वैसे जनरली जो होता है जैसे कि हम IITs में भी पढ़ते हैं या फिर आप जब सीनियर क्लासेस में आगे जाओगे PhD वगैरह करोगे तो जनरली यही यूज़ किया जाता है कि यहाँ से स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, तो आपको भी यहीं से करना है। तो देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, हम पहले क्या करेंगे, आएगा तो यही 1 2 3 4 5 ही, और इज इक्वल्स टू क्या आएगा 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या आएगा 1 2 3 4 5। तो अब हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ऑपरेट कैसे करेंगे बेसिकली। तो देखो यहाँ पे हम देखते हैं अब अगर आप यहाँ पे देखो तो आप फंस जाओगे, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे 1 देख रहे हो ना कि 1 x1 पे जा रही है, यहाँ पे x1 तो आपको पता ही नहीं है कौन है, तो कैसे ऑपरेट करोगे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक बड़ा अच्छा चीज, अगर आप ध्यान से देखो, हमें एक चीज पता है कि अगर 5 का इन्वर्स क्या है 1/5 है, तो अगर मैं आपको 1/5 का इन्वर्स बोलूँ तो भी क्या आएगा 5 आएगा, यानी कि AB अगर आइडेंटिटी है
तो ये बी ए बी जो होगा वाई इन टी होगा इस तरह से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, उल्टा घुमा करके भी, यानी कि ऐसे 1 2 3 4 5 x1 x2 x3 x4 x5। तो देखो आप एक तरह से देख सकते हो कि जो बुक में आपके किया गया है वो इसलिए काम कर जा रहा है क्योंकि यहाँ पे चाहे आप इस साइड से करो चाहे इधर से करो, बात बराबर है, क्योंकि यहाँ पे बदले में आइडेंटिटी देगा। यहाँ क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल। तो यहाँ पे रिटर्न में क्या आएगा 1 2 3 4 5। तो देखो 1 कहाँ जा रहा है, 1 जा रहा है 3 पे, और 3 कहाँ जा रहा है, 3 जा रहा है x3 पे, यानी 1 जाएगा x3 पे। फिर देखेंगे 2 कहाँ जा रहा है 2 पे, और यहाँ 2 कहाँ जा रहा है x2 पे, तो ये 2 जाएगा x2 पे। उस तरह से 3 कहाँ जा रहा है 1 पे, और 1 कहाँ जाएगा x1 पे। उस तरह से 4 5 पे, 5 x5 पे, यानी ये x5 पे, 5 जाएगा 4 पे, एंड 4 जाएगा x4 पे, तो ये x4 पे इज इक्वल्स टू क्या होगा 1 2 3 4 5। यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5। अब अगर आप एक चीज़ देखो कि अब हमें पता है कि दो परम्यूटेशन इक्वल तभी होते हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होते हैं, ये वाला इसके बराबर। तो यहाँ से आप देखो 1 तो 1 के बराबर, लेकिन ये x3 1 के बराबर होना चाहिए, x3 बराबर 1। उस तरह देखो 2 कहाँ जा रहा है x2 पे, तो 2 कहाँ जाएगा 2, यानी कि x2 बराबर 2। उस तरह से देखो 3 जा रहा है 3 पे, तो यहाँ 3 कहाँ जा रहा है x1 पे, यानी x1 बराबर 3। यहाँ पे देखो 4 जा रहा है x5 पे, और यहाँ 4 जा रहा है 4 पे, यानी कि 4 जा रहा है x5 पे, तो x5 बराबर 4। और उस तरह से देखो 5 जा रहा है x4 पे, तो यानी कि, और यहाँ 5 जा रहा है 5 पे, यानी कि x4 बराबर 5। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब हमारा सारा वैल्यूज आ गया तो अब हमें ये जो जी हमने अननोन लिया था उसका वैल्यू में पता चल गया, उसका वैल्यू हम वहाँ पे सीधे पुटअप कर देते हैं। तो हमारा वैल्यू क्या क्या आ रहा है, x1 आ रहा है x1 आ रहा है 3, x2 आ रहा है 2, और x3 आ रहा है 1, x4 आ रहा है 5, और x5 आ रहा है 4। तो ये जो होगा हमारा, ये इसका इन्वर्स हो जाएगा। आई थिंक आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो मैंने आपको बताया था, अब हम थोड़ा साइक्लिक परम्यूटेशन और इवन ऑड परम्यूटेशन, डिसजॉइंट परम्यूटेशन का डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद फिर हम कोसेट देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम समझेंगे कि क्यों हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये क्लियर हो गया। मैंने क्या किया, मैं फिर से कॉल करा देता हूँ। मैंने यहाँ बोला था इन्वर्स निकालने के लिए, इन्वर्स कैसे निकाला मैंने लेट कर लिया, मुझे नहीं पता था। मुझे इतना पता था कि ये ग्रुप है जिसका इन्वर्स इसी में लाई करेगा, तो मैंने इस तरह का एक एलिमेंट लिख लिया, दोनों को ऑपरेट किया, आइडेंटिटी से सॉल्व किया। सॉल्व कैसे किया मैंने, 1 जा रहा 3 पे, तो 3x3 पे, तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, इक्वेट किया, वैल्यू आ गया, यही आपका हो गया इन्वर्स। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो यहाँ हम लोग देखते हैं साइक्लिक परम्यूटेशन के बारे में। देखो तो ये साइक्लिक परम्यूटेशन होता क्या है, जैसे कि ये एक परम्यूटेशन है, इसको लिखने का और एक तरीका है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे कि हमारा साइकिल कैसे होता है कि ये 1 कहाँ गया 2 पे, फिर 2 कहाँ जा रहा है 4 पे, 4 कहाँ जा रहा है 3 पे, 3 कहाँ जा रहा है 1 पे। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, 1 कहाँ गया 1, ये हम लोग सिर्फ ऐसे लिखेंगे, लाइक ये ऐसे। 1 कहाँ जा रहा है 2 पे, 1 2 पे, ये 1 2 पे, और 2 कहाँ गया 4 पे, तो 2 कहाँ जा रहा है 4 पे। फिर 4, यहाँ देखो 2 4 पे जा रहा है, 4 कहाँ जा रहा है 3 पे, यानी 4 के बाद लिखेंगे 3, एंड देन 3 कहाँ जा रहा है 3 जा रहा है 1 पे, यानी कि 3 अगेन 1 पे। देखो एक साइकिल की तरह हो गया, कैसे 1 जाएगा 2 पे, 2 जाएगा 4 पे, 4 जाएगा 3 पे, एंड 3 जाएगा फिर 1 पे। कैसे पता चला, 1 गया 2 पे, फिर 2 गया 4 पे, फिर 4 गया 3 पे, देखो 4 जाएगा 3 पे, एंड 3 कहाँ जाएगा अगेन 1, 3 गया 1 पे। तो ये कुछ ऐसा हो गया, तो इसे हम लोग बोलते हैं साइक्लिक परम्यूटेशन, ठीक है। ये लिखने का तरीका है। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। इसका डेफिनेशन क्या है, अ परम्यूटेशन, ये जो एक परम्यूटेशन होता है इसको हम लोग परम्यूटेशन बोलते हैं, इसके कलेक्शन को परम्यूटेशन ग्रुप, जो ग्रुप बनाता है। तो परम्यूटेशन विच रिप्लेस एन ऑब्जेक्ट साइक्लिकली, ये एन ऑब्जेक्ट को साइक्लिकली इस तरह से रिप्रेजेंट कर दे, मतलब कि रिप्रेजेंट करने को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक परम्यूटेशन। तो ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब है डिसजॉइंट साइकिल। अब एक साइकिल को हम लोग डिसजॉइंट साइकिल कब बोलते हैं, तो इस तरह का जो साइकिल होगा ये डिसजॉइंट साइकिल कब होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि ये सबसे पहले तो 2 साइकिल्स होगा, लेट से ये 1 2 है, ये 3 4 है। तो इस तरह का जो 2 साइकिल बना, ये एक साइकिल और ये एक साइकिल, तो ये जो 2 साइकिल हो गई, इस साइकिल का मतलब क्या हुआ, 1 2 पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है। 3 4 का मतलब क्या हुआ, 3 4 पे, 4 3 पे। इसको हम लोग डिसजॉइंट तब बोलेंगे, सेड टू बी डिसजॉइंट साइकिल इफ दे हैव नो सिंबल्स इन कॉमन। तो मैं ये सब बहुत ही बेसिक सी चीज़ें बट मैं आपको बता दे रहा हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। मैं बहुत ज़्यादा थ्योरम्स में नहीं जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा उसके प्रूफ्स में नहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जब हम अपना आगे का कोर्स देखेंगे जो उसमें आपको प्रॉब्लम होगा, तो फिर हम लोग उस तरह से मैं आपको थ्योरम्स और उसके प्रूफ्स बताऊंगा आगे आने वाले क्लासेस में ही, जब हम आगे नॉर्मल एंड सब नॉर्मल सीरीज देखेंगे तब।
तो हमारी ये जो वीक है, इस वीक में हमारा बेसिक होगा सारा। अब मैं आपको इसके बाद होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, नॉर्मल सब ग्रुप्स के डेफिनेशंस, क्वेश्चन ग्रुप जो होता है, ये सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो अब देखो ये ट्रांसपोजिशन क्या होती है, छोटी छोटी डेफिनेशंस है, बहुत काम आते हैं, कितना बार याद हमें नहीं रहता है। और साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन, मतलब कि 2 लेंथ का जो साइकिल होता है, जैसे कि ये 2 लेंथ का साइकिल, इसको हम लोग ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि कोई भी एवरी एलिमेंट ऑफ एसएन, यानी कि एसएन का जो हर एक एलिमेंट होगा, यानी हर एक परम्यूटेशन को हम लोग लिख सकते हैं कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, कैसे, प्रोडक्ट ऑफ द ट्रांसपोजिशन। प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या हुआ कि 2 साइकिल के लेंथ के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा सकता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल ये अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसे साइक्लिक परम्यूटेशन में चेंज करते हैं। तो कैसे होगा, 1 कहाँ जा रहा है 2 पे, तो 1 गया 2 पे, 2 कहाँ जा रहा है 4 पे, यानी कि 2 जाएगा 4 पे। देखो ये 4 पे, 4 कहाँ जा रहा है 3 पे, तो 4 जाएगा 3 पे, 3 कहाँ गया अगेन 1 पे, 3 गया 1 पे। देखो यहाँ से रिटर्न ऐसे। अब इसको अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इसको हम जस्ट पीछे से तोड़ना स्टार्ट करते हैं, यानी कि पहले लिखेंगे 1 3, तो 1 3 लिखा, फिर 1 4, फिर 1 4, फिर 1 2 1 2। तो आप बोलोगे कि ये कैसे हो गया। अब अगर आप करके देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कंपोजिशन जैसे होता है, देखो यही चीज़ आ जाएगा। कैसे, देखो 1 कहाँ जा रहा है 2 पे, फिर 2 तो कहीं पे है नहीं, तो 1 कहाँ जाएगा, देखो 2 पे। या फिर यहाँ से भी आप देख सकते हो कि 1 कहाँ जा रहा है 2 पे। फिर मैंने क्या बोला नेक्स्ट कि अब हम क्या देखेंगे, 1 2 पे हो गया। अब हमें देखना 2 कहाँ जा रहा है, तो 2 कहाँ जा रहा है 1 पे। फिर यहाँ से देखते हैं 1 कहाँ जा रहा है 4 पे। अब देखो 4 तो कहीं पे है भी नहीं, तो यानी कि हमारा 2 जो होगा वो 4 पे जाएगा। देखो 2 4 पे गया। अब हम 4 देखेंगे, देखो अब ध्यान से ऑब्जर्व करना मैं क्या कर रहा हूँ। 4 हम देखेंगे 4 कहाँ जाएगा, तो 4 हम यहाँ देखते हैं, 4 यहाँ नहीं है, 4 यहाँ है। 4 कहाँ जा रहा है 1 पे, तो हमारा 1 आया। फिर हम 1 देखते हैं 1 कहाँ जाएगा, तो ये देखते हैं 1 यहाँ से, तो 1 कहाँ जा रहा है 3 पे, यानी कि हमारा हम किसका देखना स्टार्ट किया था यहाँ से 4 का। 4 कहाँ पे लास्ट लिया है 3 पे, देखो 4 देखो 3 पे गया। और हम देखेंगे 3 कहाँ जा रहा है, तो देखो 3 यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, 3 कहाँ जा रहा है यहाँ पे 1 पे, एक ही जगह था लास्ट, तो देखो 3 कहाँ जा रहा है 1 पे। तो ये लिखने का तरीका है, यानी कि जब हमें इसे ब्रेक करना होता है तो हम यहाँ पे पहला एलिमेंट को हर बार लिखेंगे हर एक ट्रांसपोजिशन में, और लास्ट का फिर सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया होगा आई थिंक अच्छे से। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम था। अब हमारा है एक इवन परम्यूटेशन क्या होता है। ठीक है, ये समझते हैं। इवन परम्यूटेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक साइकिल को अगर उसके ट्रांसपोजिशन में ब्रेक करके लिखे और अगर वो इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन हो तो उसे हम बोलते हैं इवन परम्यूटेशन, और अगर वो ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन हो तो उसे हम बोलते हैं ऑड परम्यूटेशन। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जैसे हम लेते हैं अगर 1 जा रहा है 4 पे, 2 जा रहा है 3 पे, 3 1 पे, 4 2 पे। सो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 1 4 पे गया तो 1 4, 4 कहाँ जा रहा है 2 पे, तो 4 2, फिर 2 कहाँ जा रहा है 3 पे, तो 2 कहाँ जाएगा 3 पे, और 3 कहाँ जा रहा है अगेन 1 पे। तो देखो ये, तो ये इस तरह का रिप्रेजेंटेशन और साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन। अब हम लिखेंगे कैसे, 1 3 1 4 1 2 1 4, तो 1 3 1 2 1 4। आप देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितने हैं, 1 2 एंड 3, क्योंकि टोटल 3 नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, ऑड परम्यूटेशन। अगर यही 4 होता तो हम इसे बोलते हैं इवन परम्यूटेशन। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक था और आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि इवन परम्यूटेशन का जो कलेक्शंस होता है, ठीक है, वो भी एक ग्रुप बनाता है। ये सारे इवन परम्यूटेशन का कलेक्शन, इसे हम डिनोट करते थे AN से, और इसका जो ऑर्डर होता था, ऑर्डर ऑफ AN जो आता था वो आता था फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय 2, यानी आधा, यानी कि आधा होता था इवन परम्यूटेशन, आधा होता था ऑड परम्यूटेशन। ठीक है, ऑड परम्यूटेशन हालांकि नहीं बनाता था ग्रुप, क्यों, क्योंकि अगर हम 2 ऑड परम्यूटेशंस को भी लेते हैं, जैसे कि अगर मैं एक लो ऑड परम्यूटेशन ये 1 2 और फिर मैं लेते हैं लेट से ये 1 3, तो अगर आप देखो कॉमा देखें, ये भी एक ऑड परम्यूटेशन, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोजिशन जो है वो ऑड है, एक ही है, यहाँ भी ऑड है। लेकिन अगर आप इसको लिखो सॉल्व करके तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1 3 2। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 3 2 को हम क्या लिखेंगे 1 2 1 3, तो ये आ जाएगा 1 3 2। और आप ऐसे भी देख सकते हो दोनों का प्रोडक्ट अगर करेंगे तो ये देखो 2 आ गया, 2 परम्यूटेशन, तो 2 परम्यूटेशन हो जाएगा, यानी कि इवन परम्यूटेशन बन जाएगा। मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड परम्यूटेशन जो होगा वो इवन बन जाएगा। दैट इज द प्रॉब्लम कि हम लोग ये मतलब ये जो होता है ग्रुप नहीं बनाता है, ये ग्रुप बनाता है। ठीक है, इसको हम लोग AN से दिखाते हैं, इसका जो ऑर्डर होता है फैक्टोरियल बाय 2। तो इस थ्योरम में हम लोग देखेंगे कि एक सब ग्रुप को, मतलब कि एक सबसेट जो होगा एक ग्रुप का, उसको सब ग्रुप बनने के लिए क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट है, मतलब मिनिमम क्या चीज हम लोग शो करेंगे तो वो सब ग्रुप बन जाएगा। तो क्या है, अननेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ अ ग्रुप G, मतलब कि एक ग्रुप G है उसका एक सबसेट है। ठीक है, ये H क्या है, सबसेट है G का। तो ये जो H सबसेट है ये सब ग्रुप कब बोलेंगे, एक तो हम लोग को पता है कि H के अंदर से एक सबसेट होगा और साथ में फिर हमें उसका 4 कंडीशन चेक करना पड़ेगा। लेकिन
आपने पढ़ा ऑलरेडी कि सब ग्रुप चेक करेंगे, चार कंडीशन नहीं चेक करना पड़ेगा, सिंपल हमें क्या चेक करना पड़ेगा, अगर कोई दो एलिमेंट लेते हैं, ए बिलोंग्स टू एच एंड बी बिलोंग्स टू एच, तो हमें सिर्फ चेक करना पड़ेगा कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स अगर कर गया एच में, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो एच होगा, जो सबसेट होगा, वो सब ग्रुप बन जाएगा, ठीक है, अंडर द, लेकिन ये जो होना चाहिए ए बी इनवर्स, ये ऑपरेशन जो हम लेंगे इसके बीच में, वो वही ऑपरेशन लेंगे जो जी के दो एलिमेंट के बीच था, ठीक है, सेम ऑपरेशन में। फिर अब हम देखते हैं कोसेट। अब देखो ये एक नया वर्ड है कोसेट, मतलब एक सेट है। अब ये कोसेट कहां से आया, तो हमें करना क्या है, बेसिकली जी कोई भी ग्रुप है, एच कोई सब ग्रुप, मैंने आपको बताया था कि एच अगर कोई सब ग्रुप हो तो इसे हम ऐसे भी लिखते हैं, तो एच कोई सब ग्रुप है जी का। अब इस सब ग्रुप को, यानी एच जो हमारा सब ग्रुप है जी का, अब ये हम लोग कब बोलेंगे कि ये कोसेट बनाएगा और जनरेटेड बाय कोई एलिमेंट जी का। हम ऐसे बोलते हैं कि जैसे यहां पे मैंने लिखा है कि कोसेट ऑफ एच इन जी जनरेटेड बाय ए, मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि एच का कोसेट कहां पे, जी में किस एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, ए से। ए क्या है, कोई भी जी का एलिमेंट है। मतलब बेसिकली देखो बहुत ही इजी सा चीज है, हमें करना बेसिकली क्या है कि एच को किसी ए एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल समझ लो। मतलब इसके एलिमेंट किस तरह से दिखेंगे, मतलब अगर मैं मान लो कि ए को इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस सेट के राइट साइड में, इसे राइट कोसेट बोलेंगे, लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे लेफ्ट कोसेट बोलेंगे, ठीक है। तो ये राइट कोसेट एच ए हो जाएगा, तो ये एच ए को क्या लिखेंगे, एच ए, जहां पे एच बिलोंग करेगा एच में। तो देखो फिर से समझते हैं, कोसेट कोई जी कोई भी हमारा एक ग्रुप है और एच कोई भी हमारा सब ग्रुप है इसका। लेट ए बिलोंग्स टू, अगर ए बिलोंग कर रहा है जी में, देन द सेट एच ऑपरेशन ए, जहां पे एच इसके एलिमेंट किस तरह से होंगे, एच ऑपरेशन ए, जहां पे एच बिलोंग करेगा एच में, इसको हम लोग बोलेंगे इज कॉल्ड राइट कोसेट ऑफ एच इन जी जनरेटेड बाय ए। तो इस तरह के जो सेट होते हैं, ये एक सेट है, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि ये खुद एक सब ग्रुप है और ए से मल्टीप्लाई होने के बाद ये हमारा एक सब ग्रुप नहीं फॉर्मेशन कर रहा है, इट ओनली फॉर्म्स अ सबसेट, ठीक है। सबसेट किसका, जी का, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है कि एच के अंदर से जो एलिमेंट देखो ये सेट दिख किस तरह का रहा है, एच ऑपरेशन है, एच कहां से है, जी से, ए कहां है, जी से, और हमें पता है जी क्लोज होती है तो आएगा तो जी में ही अल्टीमेटली। पर ये कोई जरूरी नहीं है कि इसके अंदर वो ग्रुप के सारे कंडीशन सेटिस्फाई होंगे, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा चीज है कि ये नहीं होगा। क्योंकि हो सकता है जैसे मैं मान लो कि एक मैं सेट लेता हूं, लेट से मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप 1 - 1 i - i, लेट से, और मैं यहाँ पे सबसेट लेता हूँ एच, ये जी हो गया मेरा मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, और एच में लेते हैं मान लो 1 - 1 इस तरह से। तो अब अगर आप यहाँ पे देखो कि i टाइम्स एच निकालेंगे तो देखो ये क्या आएगा, i टाइम्स एच का मतलब क्या हुआ कि हर एक एलिमेंट को i से मल्टीप्लाई करना है, मतलब सिंपल समझ लो। तो अब 1 × i क्या होगा i, और 1 × -i कितना होगा -i। तो अब खुद देखो कि ये जो ग्रुप है, ये जो सेट आया i - i, इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं है, यानी कि हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट इसका क्या है 1, तो इसके पास 1 ही नहीं है, तो वैसे बात ये सब ग्रुप तो नहीं होगा, तो ये सिर्फ सबसेट होता है। इस तरह के जो कलेक्शंस होते हैं, ये इस तरह के सेट, इस तरह के एलिमेंट्स के कलेक्शन, ये सब ग्रुप तो नहीं फॉर्मेशन करता है, बट ये सिंपल सबसेट होता है। तो इसी सबसेट को हम लोग बोलते हैं कोसेट। यानी कि मैंने किया क्या कि एच एक सब ग्रुप लिया, उसको राइट साइड अगर मल्टीप्लाई किया एलिमेंट से, उसके एलिमेंट एच ए टाइप दिखेंगे फॉर ऑल, जहां पे एच बिलोंग करेगा एच में सब ग्रुप में, इसको हम लोग बोलेंगे राइट कोसेट ऑफ एच इन जी जनरेटेड बाय ए। और सिमिलरली हमारा क्या होता है ए एच का मतलब क्या होता है, इसके एलिमेंट इस तरह के दिखेंगे जहां एच बिलोंग करेगा एच में, इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी जनरेटेड बाय ए, ठीक है। लेफ्ट कॉसेट का मतलब क्या होगा, ये एलिमेंट लेफ्ट साइड होगा तो इसको बोलेंगे लेफ्ट कॉसेट। अब उसी तरह से अगर जी जो हो, मतलब कि अगर जो ग्रुप हो उसके अंदर अगर बाइनरी ऑपरेशन जो हमारा होगा, अगर वो एडिशन होगा, तो हम लोग इसको बोलेंगे, मतलब ये जो बनेगा वो h + a टाइप बनेगा। कोसेट्स के एलिमेंट किस तरह के दिखेंगे, h + a, जहां h बिलोंग करेगा h में। और अगर यही ऑपरेशन जो होगा ये मल्टीप्लीकेशन होगा, तो देन हमारा जो h a दिखेगा वो किस तरह से दिखेगा, h a टाइप, यानी कि इस तरह का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। आई थिंक ये चीज आप लोग को इससे क्लियर तो हो गया होगा थोड़ा बहुत, पर जब मैं आपको इसका भी एक एग्जांपल देके बताऊंगा तो ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसका एग्जांपल देखते हैं। तो ये देखो हमारा क्वेश्चन है कि राइट ऑल द लेफ्ट एंड राइट कोसेट्स ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप g इक्वल्स टू ये। तो g हमारा एक ये ग्रुप है और हमें क्या करना है, इसका सारा लेफ्ट और राइट कोसेट्स लिखना है, ठीक है। और हमारा सब ग्रुप क्या है, ये हमारा सब ग्रुप है h इक्वल्स टू -1 and 1। और अगर आप यहाँ पे एक चीज देखो, ये जो 1 - 1 i - i ये बेसिकली है क्या, अगर आप देखो कि 1 का पावर 4 करो, ऐसे भी देखो ये 1 है, -1 का पावर 4 करो, अगेन ये देगा 1, फिर आप i का पावर 4 करो, अगेन ये देगा 1, और -i का पावर 4 करो तो ये देगा 1। इसका मतलब कि ये सब क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, क्योंकि सबको हम लोग 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का पावर 1/4, इसको i को, मतलब इस यहाँ पे देख सकते हो कि i को भी हम लिख सकते हैं 1 का पावर 1/4, क्योंकि 1 को लिखेंगे i का पावर 4,
ये कैंसिल होगा तो आप ऐसे भी देखो ये आई आएगा, मतलब बेसिकली हम लोग आई को भी लिख सकते हैं 1 का पावर 1 बाई 4। तो मतलब बेसिकली ये जो है ये सारे एलिमेंट्स जो 1 - 1 आई माइनस आई जो है ये हमारा है क्या, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, मतलब कि ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है, जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपने पढ़ा था 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आता था, वैसे ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, ये बहुत ही बेसिक है। तो ये जो है हमारा, तो इससे हमने करना कुछ नहीं है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी से, हमें सिंपली क्या करना है कि इसका सारा लेफ्ट और राइट कोसेट्स निकालना है। मतलब ये एच काम है, लेफ्ट और राइट कोसेट निकालना। तो मान लो कि हम लेफ्ट कोसेट यहाँ पे लिखते हैं, लेफ्ट कोसेट। तो लेफ्ट कोसेट हमारा क्या होगा, ये हमारा एच है। तो लेफ्ट मतलब क्या, इसे हमें एलिमेंट को लेफ्ट साइड लिखना है। तो लेफ्ट साइड हमारा एलिमेंट क्या आएगा, पहले 1 को लिखते हैं, 1 × एच। ये देखो क्या है, क्योंकि ग्रुप जो है हमारा वो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, इसलिए ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का होगा। तो अब ये एलिमेंट क्या है, -1 and 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन ये -1 × 1 1 होगा, और 1 × 1 भी 1 ही होगा, मतलब -1 × 1 -1 होगा। अब अगर हम -1 टाइम्स एच करें तो कितना आएगा, -1 को अगर -1 से करें तो 1, और 1 को -1 से तो -1। फिर उस तरह से हम लोग i डॉट एच करें तो क्या आएगा, मतलब कि हर एक एलिमेंट को i से मल्टीप्लाई करें, -1 × i माइनस आई, और 1 × i ये i आ जाएगा। फिर उस तरह से हम लोग अगर -i × h करें तो क्या आएगा, तो -i × -1 यानी कि i आ जाएगा, और -i × 1 करेंगे तो -i आ जाएगा। उसी तरह से हम लोग निकालते हैं राइट कोसेट। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको फिर से अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। हमें राइट कोसेट निकालना है। हमने क्या पढ़ा था, मतलब कि कुछ इस तरह का सेट होता था, HA टाइप। तो अब यहाँ पे A क्या होता था, G के एलिमेंट होते थे। G के कितने सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, या तो 1 या -1 या i या -i। तो हम लेते हैं लेट से 1। तो H1 क्या होगा, हर एक एलिमेंट 1 से मल्टीप्लाई होंगे। तो H के अंदर एलिमेंट क्या है, -1 × 1 क्या होगा, -1, और 1 × 1 क्या होगा, 1। उसी तरह से H टाइम्स अगर हम लोग -1 करें तो क्या आएगा, -1 को अगर -1 से करेंगे तो 1, और 1 को -1 से करेंगे तो -1। अगर आप ध्यान से देखो तो -1 ये क्या है, सिंपली H है, और ये 1 -1 लिखो चाहे -1, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पता है सेट जो होता है वो ऑर्डर्ड नहीं होता है। मतलब हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि एलिमेंट पहले है या बाद में। ठीक है, ये अनऑर्डर्ड होता है मतलब पहले कौन आ रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता है। पर यही चीज़ अगर हम जब सीक्वेंस में जाते हैं तो वो ऑर्डर्ड होता है सीक्वेंस, हमें पता होता है कि पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, तो वहाँ ये चीज़ मैटर करता है। ठीक है, अब हम जब h डॉट आई निकालेंगे तो क्या आएगा, इसे i से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -i, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये i। ठीक है, और h डॉट -i करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही हम इसे -i से मल्टीप्लाई करेंगे तो -i × -1 यानी कि प्लस i आ जाएगा, और फिर इस -i को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -i। तो अगर आप ध्यान से देखो कि इसके जो लेफ्ट कॉसेट्स हैं, ठीक है, लेफ्ट कॉसेट क्या क्या आया, देखो अगर यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये h है, -1 ये -1 ये h है, और ये i डॉट एच -i आ रहा है। इसको मान लो हम अपने मन से कुछ सेट मान लेते हैं, लेट से k फॉर आर सिंप्लिसिटी। देखो -i फिर ये भी -i है, इसको भी ये भी k हो जाएगा, और यहाँ पे भी अगर आप देखो तो -i और ये i - ये सेम। तो अगर आप देखो कि हमारे पास लेफ्ट कॉसेट कौन सा है, ये दोनों तो सेम है, यानी h और k दो ठो ही लेफ्ट कॉसेट आया है। तो जो हमारा लेफ्ट कॉसेट है इसको लिखते कैसे, लेफ्ट कॉसेट ऑफ h कहाँ पे, इन G में कितना है वो सारा ही लिख रहे हैं, इसलिए जनरेटेड बाय एक सिंगल एलिमेंट नहीं लिखेंगे, सारा लेफ्ट कॉसेट्स। तो लेफ्ट कॉसेट्स ऑफ h इन G क्या क्या है, एक है h और एक है k। तो ये दो ठो है, इसको हम लोग एक सेट बना देते हैं, लिख देते हैं सेट ऑफ लेफ्ट कॉसेट्स ऑफ h इन G, ये आया। और फिर हमारा जो सेट ऑफ राइट कोसेट आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेट ऑफ राइट कोसेट ऑफ h इन G, ये क्या आएगा, तो ये भी हमारा देखो राइट कोसेट भी क्या आ रहा है, h और k दो ही आ रहा है। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि लेफ्ट कोसेट जो आ रहा है और राइट कोसेट जो आ रहा है वो इक्वल है। पर अब हमारे यहाँ क्वेश्चन आता है, क्या ये हमेशा बराबर होगा, क्या हमेशा लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट बराबर होंगे? पर इसका आंसर है नहीं, ये नहीं होंगे। ये एक स्पेशल कंडीशन था जिसमें ये हो जा रहा था, बट ये हमेशा नहीं होगा। तो वो हम देखते हैं कि क्या होगा नहीं होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो ग्रुप था हमारा, ये ग्रुप हमारा अबेलियन था, इस कारण से भी ये चीज़ हो जा रहा था। ठीक है, बट हम ये कंडीशन देखेंगे तो हम एक देखते हैं नॉन एग्जाम्पल इसका, कि जिसके में ये नहीं होता है, यानी कि लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, अभी हमने परम्यूटेशन ग्रुप पढ़ा था, तो हम देखते हैं परम्यूटेशन ग्रुप। हम S3 लेते हैं सिंपल। तो एक जब हम S3 लेंगे तो इसमें हम पता है कि बहुत तरह के एलिमेंट्स होते हैं, आइडेंटिटी होता है, फिर बहुत तरह के F1 6 एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली पता है, F1 F2 F3 F4 F5, और मैंने आइडेंटिटी लिख दी इसलिए 5 ही तक मैं लिख रहा हूँ ऐसे।
तो हमें पता है बहुत तरह के होते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। तो उसे अगर मैं लिखना चाहूँ तो S3 को ऐसे भी लिख सकता हूँ। अगर आप ध्यान से देखो तो वो जो एलिमेंट्स थे ये सब, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? एक तो हमारा आइडेंटिटी 1 1 पे जाएगा, 2 2 पे, 3 3 पे, या फिर और एक हम लिख सकते हैं 1 2 पे जाएगा, 2 3 पे जाएगा, 3 1 पे, या फिर लिख सकते हैं 1 3 पे जाएगा, 3 2 पे जाएगा, 2 1 पे जाएगा, या फिर लिख सकते हैं 1 2 पे जाएगा, 2 1 पे और 3 3 पे। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, 3 को 3 पे भेजा, फिर हम एक लिख सकते हैं 1 3 यानी 2 को 2 पे भेजा, और यहाँ पे हम 2 3 लिख सकते हैं यानी हमने यहाँ 1 को 1 पे भेजा। तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि ये 6 तरह के एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर मैं एक काम करूँ, ये S3 मैंने दे दिया ग्रुप G, और मैं आपको H दे दूँ आइडेंटिटी कॉमा 1 2 ये, और मैं आपको बोलूँ कि फाइंड राइट ऑल द लाइक ऑल भी नहीं, लाइक मैं आपको यहाँ पे नॉन एग्जांपल दिखा रहा था कि लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर ऑलवेज हो, ये जरूरी नहीं है। अगर हम एक एलिमेंट लेते हैं, लेट से 1 2 3, ठीक है, क्योंकि ये ए है, मान लो इसको हम लोग ए लेते हैं, ये कहाँ बिलोंग कर रहा है जी में, हमारी यही कंडीशन था। लेफ्ट कोसेट वगैरह कैसे आता था, एच ए निकालते थे, तो एच ए करेंगे तो कितना आएगा, एच हमारा कितना है, सिंपल आइडेंटिटी और 1 2, इसको हम लोग किससे ऑपरेट करेंगे 1 2 3, ये है हमारा एच है ये, और ए ये हमारा एलिमेंट जो सेट बनता था, वो सेट कैसे बनता है ये मैंने रफली लिख दिया है, ऐसे हम लिखते नहीं हैं आपको समझाने के लिए। तो हम इसे डायरेक्टली क्या लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये जो एच ए सेट होता है इसके अंदर एलिमेंट किस तरह से आते हैं, इस तरह के एच ए, जहां पे एच बिलोंग करेगा एच में। तो एच ए यानी कि ये जो एच एलिमेंट है इसको ए से ऑपरेट करेंगे, 1 2 3 को आइडेंटिटी से करेंगे तो 1 2 3 बनेगा, आइडेंटिटी का ये डेफिनेशन होता है। अब अगर इस 1 2 3 को 1 2 से करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ मजा आएगा आपको। 1 कहाँ जा रहा है 2 पे, और 2 कहाँ जा रहा है 1 पे, यानी 1 कहाँ जाएगा 1 पे, सेम पे ही जाएगा, खत्म। फिर उसके बाद क्या होगा, 2 कहाँ जा रहा है 3 पे, और 3 कहाँ जा रहा है 3 पे, यानी 2 कहाँ जाएगा 3 पे। और देखो फिर अगर देखेंगे 3 कहाँ जा रहा है 1 पे, और 1 कहाँ जा रहा है 2 पे, यानी 3 कहाँ जाएगा 2 पे। तो आई थिंक आपको ये चीज़ दिक्कत हो रहा होगा, मैं आपको फिर से नीचे लिख के बताया। तो 1 2 1 2 3, तो इसे हम कैसे लिखेंगे देखो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ में ऐसे देखो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। 1 को हमको देखना कहाँ जाएगा, 1 कहाँ जा रहा है 2 पे, और 2 कहाँ जा रहा है 1 पे, यानी फाइनली 1 1 पे गया, क्योंकि हम 1 को ही लेके चल रहे थे। फिर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 2 कहाँ जा रहा है 3 पे, और ये 3 यहाँ पे तो है ही नहीं, यानी इसका मतलब 2 3 पे ही जा रहा होगा, इसका मतलब ये 2 3 पे जा रहा होगा। फिर अगर हम देखेंगे 3 कहाँ जा रहा है, तो 3 1 पे जा रहा है, और 1 2 पे जा रहा है, यानी 3 कहाँ जा रहा होगा 2 पे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 1 पे ही, तो 2 3 पे और 3 2 पे, यानी कि 2 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये ऐसा हो जाएगा। ये 1 को हम लोग नहीं भी लिखे तो चलेगा। ये बन गया हमारा एक एच ए बन गया, यानी कि एक राइट कोसेट बन गया हमारा। अब हम एक लेफ्ट कोसेट लिखते हैं इसी का ए एच, यानी इसमें हम करेंगे क्या, बेसिकली 1 2 3 को इस साइड से अप्रोच करेंगे, मतलब हम ऐसा लिख रहे हैं 1 2 3, और ये हमारा एच क्या है आइडेंटिटी, और 1 2 इसको ऐसे। तो यहाँ पे अगर आप देखो 1 2 3 आइडेंटिटी से होगा तो क्या आएगा 1 2 3 आएगा सेम, पर जैसे ही 1 2 3 इसके साथ होगा तो देखो क्या हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, 1 कहाँ जा रहा है 2 पे, और 2 कहाँ जा रहा है 3 पे, यानी 1 का हो जाएगा 3। अब देखो यहाँ पे 3 तो है नहीं, यहाँ पे 3 कहाँ जा रहा है 1 पे, तो 3 1 पे घूम गया। और अगर आप देखो कि 2 को अगर आप देखोगे तो 2 जा रहा है 1 पे, और 1 कहाँ जा रहा है 2 पे, यानी 2 2 पे ही जाएगा। तो इसका मतलब कि ये आएगा हमारा, इसका मतलब देखो कि हमारा यहाँ पे क्या आया था, लेफ्ट कोसेट, सॉरी राइट कोसेट आया था हमारा ये वाला 1 2 3 2 3, और हमारा राइट कोसेट सॉरी लेफ्ट कोसेट क्या आया है 1 2 3 1 3। तो अगर आप ध्यान से देखो ये दोनों जो है, ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों सेम नहीं है, दोनों सेट जो आ रहे हैं ये डिफरेंट है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर नहीं हुआ। तो अब ये बड़ा झमेला है कि लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर नहीं है, पहले तो बराबर आ रहा था पर इसमें नहीं है। तो अब उन्होंने सोचा कि हम क्या ऐसा कोई सबग्रुप ले सकते हैं, एच कोई ऐसा सबग्रुप ले सकते हैं कि जिसमें लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट ऑलवेज बराबर हो। तो इसी टाइप के सबग्रुप जिसमें लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के ऑलवेज बराबर हो, उसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल सबग्रुप। ठीक है, ये हम देखेंगे अपना इसका डेफिनेशन बहुत अच्छे से अपने आने वाले क्लास में। फिर हम देखेंगे होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, उस पर रिलेटेड मैं आपको कुछ थ्योरम्स बताऊंगा, और हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे जो क्वोशंट ग्रुप के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये सब होगा हमारा आने वाला टॉपिक, जिसमें हम लैग्रेंज थ्योरम के बारे में बात करेंगे। तो आई होप कि आज आपका क्लास आपको समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे से। तो आप मुझे अपना फीडबैक देना कमेंट में, ताकि मैं आने वाले टाइम में और इसको इम्प्रूव कर सकूं। ओके।